हेलो एवरीवन। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं वितरण नियम, जो कि मैंने गूगल मीट क्लास पर डिस्कस किया था। तो वो बच्चों ने कहा कि वीडियो की डिमांड करी, तो चलिए वीडियो पर आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम वितरण नियम अक्सर पूछा जाता है बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं कि नर्स्ट ने ये वितरण नियम दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, मानते हैं कि आपने दो सॉल्वेंट लिए, इमिसिबल सॉल्वेंट है, एक ही कंटेनर में लिया हुआ है, आपने इनमें मिला लिया बराबर बराबर मात्रा इनकी, और उसके बाद इसमें जो है कोई सॉल्यूट डिजोल्व किया, ठीक है। सॉल्यूट डिजोल्व करेंगे तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में जो सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो मैथमेटिक्स की भाषा में इसको आप कैसे लिखेंगे, C1/C2 इज इक्वल टू K। यहाँ पर C1 क्या है, सॉल्वेंट फर्स्ट में जो सॉल्यूट डिजोल्व किया है उसकी कंसंट्रेशन, और C2 क्या है, दूसरे सॉल्वेंट में जो आपने सॉल्यूट डिजोल्व किया है उसकी कंसंट्रेशन। तो C1/C2 इज इक्वल टू K, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर में दो इमिसिबल सॉल्वेंट जो कि आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, अगर हम तीसरा कोई सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी कांस्टेंट रहता है, आपने क्या किया, इसको आप कैसे समझेंगे, आपने एक बार एक कंटेनर में दो डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट लिए और आपने जो है एक कोई सब्सटेंस मान लीजिए आयोडीन मिला दिया, ठीक है, और आपने उसको हिला दिया। हिलाने के बाद आपने देखा कि सॉल्वेंट फर्स्ट में कंसंट्रेशन आयोडीन की जो भी है वो आपने यहाँ लिखा, ठीक है, और सॉल्वेंट बी जो है उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन आपने लिखा, दोनों का रेशियो निकाला, के आ गया, के मान लीजिए जो भी आया XYZ 2 4 10, ठीक है, वो आया। फिर आपने दोबारा सेम काम किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसमें के निकाला। फिर तीसरी बार आपने वही काम किया, मीन्स दो इमिसिबल सॉल्वेंट में आपने सेम जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व किया, फिर मिलाया, फिर उसका जो C1/C2 निकाला। तो के की जो वैल्यू बार बार आ रही है वो एक जैसी आएगी, मीन्स के की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इट मीन्स दैट कि ये कांस्टेंट रहता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का कॉन्सेप्ट, कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसमें अब वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें जो है ऐसा नहीं होता है, यानी कि C1/C2 का मान जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज जानने से पहले कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देख लो, जो कि परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया, दो इमिसिबल सॉल्वेंट कौन से लिए, और आपने सॉल्यूट कौन सा डिजोल्व किया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो कि आपके पास जैसे CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना, दूसरा सॉल्वेंट आप ले लो वाटर। इस पे अक्सर माने जो डिजोल्व किया जाता है वो क्या डिजोल्व किया जाता है, आयोडीन। एक तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो कि बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, और इसको डिजोल्व करते हैं, एक तो बेंजीन लेते हैं सॉल्वेंट और दूसरा वाटर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये C1/C2 कांस्टेंट नहीं रहता है। कब, जब क्या होता है कि अगर जो आपने सॉल्यूट लिया है अगर उसका एसोसिएशन हो या फिर डिसोसिएशन हो, तब केस बनता है कि जो है ये C1/C2 का मान जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहला तो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि कोई जो है एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी में जो आप सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो उसका कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मींस आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीसीज इन द टू फेज इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरी कंडीशन भी होती है इसमें, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट लॉ फॉलो होता है, और वो तीसरी कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आप
सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं घुलना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घुलता है तो इसका जो C1/C2 K जो है वो नहीं रहता है, मीन्स डेविएशन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कि सॉल्यूशन डाइल्यूट रहना चाहिए, मीन्स जब आप इसमें जो सॉलिड डिजोल्व करते हो उस बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं घोलना चाहिए, ताकि ये जो सॉल्यूशन बनेगा घोलने, जब आप इसको घोलेंगे इसमें तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन बनेगा, एक ये सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट रहना चाहिए, तभी C1/C2 का मान जो है कांस्टेंट रहेगा। तीसरा ये है, तीसरा तो ये हो गया। चौथी कंडीशन इसमें ये होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो इक्विलिब्रियम केस में ही लागू होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही लागू होता है। तो ये थी कंडीशंस जिसमें आप जो है वितरण नियम का जो है C1/C2 कांस्टेंट रहता है। अब दो यहाँ पर एक चीज है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो दूसरा जो पॉइंट बताया था कि ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई एक सॉल्वेंट लिया A, दूसरा सॉल्वेंट B, आपने X कोई सॉल्यूट है जो आपने डिजोल्व किया है, ठीक है, अगर ये इसका एसोसिएशन नहीं होता है और डिसोसिएशन नहीं होता है तो ये जो X डिजोल्व हुआ है वो X सॉल्वेंट A में भी रहेगा और वही X सॉल्वेंट B में रहेगा। ऐसे केस में वितरण नियम C1/C2 K होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर एसोसिएशन होता है, अब हम बात करेंगे अगर एसोसिएशन होने पर, एसोसिएशन होने पर यानी कि एक फेज में सॉल्यूट का एसोसिएशन होता है, तब क्या होगा? मान लीजिए सॉल्वेंट B है, यानी कि इस फेज में X का एसोसिएशन हो गया, तो इस जो X है ये कैसे हो जाएगा? X के n अणु आपस में मिलकर के X की पावर n बना लेंगे, ठीक है ना, X की पावर n बना लेंगे। ये कंडीशन कहलाएगी एसोसिएशन की, ठीक है। अब इस केस में C1/C2 नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन ये होगी, ठीक है, और इस जो फेज 1 है यानी कि सॉल्वेंट 1 में इसकी कंसंट्रेशन X होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने C कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है, X कोई कंपाउंड था उसकी कंसंट्रेशन C1 है और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी? C2 की होल n हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे? C1/C2 और इसका जो है आप रूट निकाल देंगे n = K, ठीक है ना। तो ये हो गया एसोसिएशन होने पर, बात समझ में आ गई। यहां पर जो C2 है ये जो है इसकी कंसंट्रेशन है, जो X कंपाउंड था, जो X आपने सोल्यूट लिया था उसकी कंसंट्रेशन है, X की जगह C2, ठीक है, और यहां पर X की जगह C1। तो इस तरह से ये हो गया एसोसिएशन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला होगा ये होगा। दूसरा, अगर डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी परिवर्तन होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, अब आपके पास यहाँ पर कोई एक सेम कंटेनर है, आपने दो सॉल्वेंट लिए हैं, ठीक है, इसका मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं। अब कोई X कंपाउंड है, अब ये इसमें डिसोसिएट हुआ है, तो X जो है अब ये किस में डिसोसिएट हो गया? A+B में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट फर्स्ट है और ये हो गया सॉल्वेंट सेकेंड, राइट। अब यहां पर जो इसकी कंसंट्रेशन है C1 है और यहां पर जो C2 कंसंट्रेशन है, तो C2 कंसंट्रेशन मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अल्फा है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे X, इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, X ये किसमें टूट जाता है? ये टूटता है आपका A+B में टूटता है, डिसोसिएशन हो जाता है। X कंपाउंड का जो आपने घोला है इसका डिसोसिएशन हो गया A और B में, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसकी C2 है, इक्विलिब्रियम में मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, क्या है? अल्फा।
तो इक्विलिब्रियम में जो X है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा होगी, ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा होगी इक्विलिब्रियम केस में। मैंने पहले बताया था कंडीशन में कि वितरण नियम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही लागू होता है। तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका फॉर्मूला कैसा आएगा, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम के केस में कंसेंट्रेशन ये है C2 1 माइनस अल्फा, और सॉल्वेंट फर्स्ट में कंसेंट्रेशन क्या है, C1 है। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C1 अपॉन C2 होता है सिंपली, तो C1 हो जाएगा और C2 की जगह हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसका हो चुका है डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन होने पर इक्विलिब्रियम के केस में इसकी कंसेंट्रेशन है C2 1 माइनस अल्फा, ठीक है, C2 और 1 माइनस अल्फा। तो सीधी सी बात है इसका जो फॉर्मूला होगा ये इज इक्वल टू के, ये है फॉर्मूला जब किसी एक सॉल्वेंट में जो आपने डिसॉल्व किया है सॉल्यूट, अगर उसका डिसोसिएशन होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब और इससे पहले बताया किया कि एसोसिएशन में ये वाला फॉर्मूला होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट का फॉर्मूला था वो मैंने यहां लिखा था, एक बार फिर से लिख दूं, ये हो गया था XN, राइट, इस तरह से हो रहा था N, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है, अगर केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है जनरली। इसके लिए जो फार्मूला होता है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वो होता है C1 अपॉन C2 अल्फा इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो क्या होता है अल्फा, ये है फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, और ये जो है कांस्टेंट रहता है। तो सीधी सी बात है, जब अल्फा हर बार कांस्टेंट रहेगा तो के का मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि अगर एक पदार्थ का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली वो इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने, डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसके जो कंडीशंस की किन किन कंडीशंस पर वो अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, अब हम बताएंगे इसके जो है इसके एप्लीकेशंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।